welcome to the channel of Challenges Academy. In the last lecture हमने क्या डिस्कस किया? Various types of polymers हम लोग पढ़ रहे हैं based on the source, natural polymers, semi-synthetic polymers, synthetic polymers. उसके बाद सेकंड जो टाइप हमने देखा, सेकंड जो बेसिस हमने देखा स्ट्रक्चर के बेसिस पे लीनियर पॉलीमर पढ़ा, ब्रांच चेन पॉलीमर्स पढ़ा और क्रॉस लिंक पॉलीमर जिनको 3D नेटवर्क पॉलीमर भी बोला जाता है। उसके बाद हमने टू टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स पढ़ा जो बेस्ड थे ऑन द बेस ऑफ पॉलीमराइजेशन प्रोसेस, एडिशन पॉलीमर्स एंड कंडेंसेशन पॉलीमर्स। 12th के बुक में आपको अनदर टाइप ऑफ पॉलीमर्स दिया गया है ऑन सर्टेन बेसिस, जो है ऑन द बेस ऑफ द ग्रोथ ऑफ पॉलीमराइजेशन। जो एडिशन पॉलीमर्स और जो कंडेंसेशन पॉलीमर्स है उन्हीं के दो टाइप है, सेम है। एडिशन पॉलीमर्स को चेन ग्रोथ पॉलीमर बोला जाता है एंड कंडेंसेशन पॉलीमर को स्टेप ग्रोथ पॉलीमर्स भी बोला जाता है। बिकॉज एडिशन पॉलीमर्स का जो ग्रोथ जो होता है पॉलीमराइजेशन का वो चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन से होता है, जिसको एडिशन पॉलीमराइजेशन भी बोला जाता है। एंड कंडेंसेशन पॉलीमर जिस प्रोसेस से फॉर्म होते हैं वो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, जिसको स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन भी कहा जाता है, राइट, जो हमने डिस्कस किया ऑलरेडी। तो addition polymers are also called as chain growth polymers and condensation polymers are also called as step growth polymers because condensation polymers में जो प्रोसेस है पॉलीमराइजेशन का वो स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन है। स्टेप वाइज मोनोमर ऐड किया जाता है, पहले डाइमर फॉर्म होता है, फिर टेट्रामर फॉर्म होता है, फिर सो ऑन, ऐसे स्टेप वाइज क्या होता है मोनोमर का एडिशन होता है और जिसमें सर्टेन मॉलिक्यूल्स का लॉस होता है, जैसे हाइड्रोजन हुआ, वाटर मॉलिक्यूल, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, उसके साथ वेरियस कंपाउंड्स, फ्यू कंपाउंड्स क्या होते हैं मॉलिक्यूल्स एलिमिनेट होते हैं, लॉस होते हैं। बट एडिशन पॉलीमर जो होते हैं जिनको चेन ग्रोथ पॉलीमर्स बोला जाता है, जिनका चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन से उनका फॉर्मेशन होता है, उनमें कोई सर्टेन मॉलिक्यूल्स का लॉस नहीं होता है। एंड जो पॉलीमर्स होते हैं वो मोनोमर्स के सारे एटम्स को कंटेन करते हैं बिकॉज़ कोई लॉस नहीं हो रहा है। बट स्टेप ग्रोथ पॉलीमर्स जो होते हैं यानी कि जो कंडेंसेशन पॉलीमर्स होते हैं वो सारे एटम्स ऑफ मोनोमर्स को कंटेन नहीं करते बिकॉज़ देयर इज अ लॉस ऑफ सम कंपाउंड्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, HCl, अल्कोहल, वाटर मॉलिक्यूल, ऑल दैट, राइट। एंड जो कंडेंसेशन पॉलीमर्स है उनके अंदर पॉलीअमाइड और पॉलीएस्टर लिंकेजेस होते हैं, पॉलीअमाइड एंड पॉलीएस्टर लिंकेजेस होते हैं। वो लिंकेजेस क्या होता है आगे अपन नेक्स्ट लेक्चर्स में या इसी लेक्चर में हम लोग देखते रहेंगे वो लिंकेजेस क्या होते हैं। नेक्स्ट सेशन में वी विल डिस्कस द लास्ट जो बेसिस है पॉलीमर्स का, जिसके ऊपर पॉलीमर्स को क्लासिफाई किया गया है वो है बेस्ड ऑन द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बेस्ड ऑन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बेसिस पे देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स: इलास्टोमर्स, फाइबर्स, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स एंड थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स। नाउ वेरियस या लार्ज नंबर ऑफ जो पॉलीमर्स होते हैं, जो मोस्ट ऑफ जो पॉलीमर्स होते हैं उनका जो एप्लीकेशन है, उनका जो यूज है डिफरेंट फील्ड्स में, डिफरेंट इंडस्ट्रीज में, वो डिपेंड करता है उनके मैकेनिकल प्रॉपर्टीज पे, सच एज उनका टेंसाइल स्ट्रेंथ, उनका टफनेस, उनका रिजिडिटी, उनका इलास्टिसिटी। ये सारे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है कि पॉलीमर को किस फील्ड में, किस इंडस्ट्री में, किस पर्टिकुलर डोमेन में उसको यूज किया जाएगा। एंड ये जो प्रॉपर्टीज है, टेंसाइल स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी, टफनेस, रिजिडिटी, ये सारे प्रॉपर्टीज पॉलीमर चेन्स के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे डिपेंड करता है। नाउ ऐसे कौन से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो पॉलीमर्स में फॉर्म होते हैं, सच एज वान डेर वाल्स फोर्सेस दैट यू हर्ड, एंड उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट होता है उस पे डिपेंड करता है उनके प्रॉपर्टीज, पॉलीमर्स के प्रॉपर्टीज, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, ये सारे मैकेनिकल जो इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इस पे डिपेंड करता है पॉलीमर्स के मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। एंड वो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है कि उस पर्टिकुलर पॉलीमर को किस फील्ड में, किस इंडस्ट्रीज में उसको यूज किया जाएगा। नाउ ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दे बाइंड द पॉलीमरिक चेन। जो मैं बोल रहा हूं कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे डिपेंड करता है उनके मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, कैसे, क्यों ऐसा? बिकॉज़ जो पॉलीमरिक चेन्स होते हैं वो पॉलीमरिक चेन दूसरे को बाइंड कैसे होते हैं, एक पर्टिकुलर जो थिंग है, फॉर एग्जांपल जो प्लास्टिक है, अभी प्लास्टिक जो है मार्कर का ये पर्टिकुलर एक ही चेन से नहीं बना है, पॉलीथीन का मेनी नंबर ऑफ चेन से बना है। तो सारे नंबर ऑफ जो पॉलीमर के जो मोस्ट ऑफ जो नंबर ऑफ चेन्स है वो एक दूसरे को बाइंड अटैच्ड है। वो कैसे होते हैं, बाइंड कैसे एक दूसरे को अटैच होते हैं? बाय द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो सो ऑन दिस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स। फर्स्ट जो टाइप है इलास्टोमर्स है, these are rubber like solids
which shows elastic properties. Elastomers क्या होते हैं? रबर लाइक सॉलिड होते हैं जो इलास्टिक प्रॉपर्टीज को शो करते हैं, इसलिए उनको इलास्टोमर्स बोला गया है। एंड इलास्टिक जो प्रॉपर्टी इनके अंदर आती है ड्यू टू द वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सबसे वीक जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है चारों में, वो इलास्टोमर्स में होता है। एंड इस वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से उनका जो नेचर होता है पॉलीमर्स का, वो एमॉर्फस नेचर का होता है। एंड दे शो हाई डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी बट सम डिग्री ऑफ रिजिडिटी को, हाई डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी शो तो कर रही है, इसलिए इनको इलास्टोमर्स बोला गया है। बट सम डिग्री ऑफ रिजिडिटी को, टफनेस को, स्ट्रांगनेस को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं बाय एडिशन ऑफ द क्रॉस लिंकिंग एजेंट। मतलब पॉलीमरिक जो चेन्स है उनके अंदर क्रॉस लिंकिंग को ऐड करके, इंट्रोड्यूस करके उनके अंदर रिजिडिटी को हम लोग क्या कर सकते हैं? इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। किसके अंदर? इलास्टोमर्स के अंदर। जब इलास्टोमर पॉलीमर को जब वो स्ट्रेस किया जाता है, जब उस पॉलीमर पे फोर्स अप्लाई किया जाता है, उनका जो चेन है पॉलीमर का वो क्या होता है? स्ट्रेच होता है। जो मेन चेन है वो स्ट्रेच होता है, बट टियरिंग नहीं होता है। मतलब वो जो पॉलीमर है वो ब्रेक नहीं होता है। क्यों ब्रेक नहीं होता? बिकॉज पॉलीमर्स के अंदर, पॉलीमरिक चेन के अंदर क्या है? क्रॉस लिंकिंग है। बट जब उन फोर्स को रिलीज किया जाता है, स्ट्रेस को जब रिलीज किया जाता है, वो पॉलीमर अपना ओरिजिनल पोजीशन रीगेन करता है। इसी प्रॉपर्टी को इलास्टिसिटी बोलते हैं। एंड हेंस पॉलीमर्स आर कॉल्ड एज इलास्टोमर्स। एंड इसके एग्जांपल क्या है? नियोप्रीन, वल्कनाइज्ड रबर, गुनाएस, ये सारे क्या है? इलास्टोमर्स है। एंड इनको यूज किया जाता है, ये जो इलास्टोमर पॉलीमर्स है इनको यूज किया जाता है किसमें? रबर बनाने की जो इंडस्ट्रीज है, उन इंडस्ट्रीज में इलास्टोमर्स को यूज करते हैं। एंड ये जो पॉलीमर्स स्ट्रेची होते हैं एंड वो सॉफ्ट होते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ द इलास्टोमर्स। सेकंड जो टाइप है फाइबर्स है। नाउ फाइबर्स क्या होते हैं? जैसे मैंने बोला इलास्टोमर्स क्या होते हैं? वो रबर लाइक सॉलिड्स होते हैं जो इलास्टिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। फाइबर्स आर थ्रेड फॉर्मिंग सॉलिड। फाइबर्स ऐसे पॉलीमर है जिससे थ्रेड का फॉर्मेशन होता है, व्हिच शोज हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। वो थ्रेड के अंदर हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है एंड हाई मॉड्यूलस को शो करते हैं। टेंसाइल स्ट्रेंथ हाई होना यानी कि वो पर्टिकुलर, जैसे नायलॉन का रोप आपने देखा होगा, नायलॉन का रोप बहुत ज्यादा वेट को क्या करता है? बेयर कर सकता है, राइट? तो नायलॉन एक्चुअली वो पॉलीअमाइड ही पॉलीमर है जो फाइबर टाइप ऑफ पॉलीमर में इसको इंक्लूड करते हैं। तो वी कैन से दैट जो स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो फाइबर्स में होता है और वीक सबसे वीकेस्ट इलास्टोमर्स में होता है। तो दिस आर द पॉलीमर व्हिच शोज strong intermolecular force of attraction। वो strong intermolecular force of attraction due to हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से हो सकता है या डाइपोल इंटरैक्शन की वजह से हो सकता है। एंड ये थ्रेड फॉर्मिंग सॉलिड्स होते हैं जिनके अंदर हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड हाई मॉड्यूलस होता है। हाई मॉड्यूलस यानी कि बट उस अगर वेट वो बेयर भी कर रहा है तो उसका जो शेप है वो चेंज नहीं होता है। एंड स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो मैंने बोला ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा या डाइपोल इंटरैक्शन की वजह से। तो दिस ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ये जो इंटरमॉलिक्यूलर जो स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है उसके वजह से पॉलीमर जो चेन से उनका क्लोज पैकिंग होता है। क्लोज पैकिंग होने की वजह से दैट पॉलीमर गेन क्रिस्टलाइन नेचर का वो पॉलीमर बन जाता है। तो एमोर्फस नेचर का पॉलीमर है, क्रिस्टलाइन नेचर का पॉलीमर। वीकेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये रबर लाइक सॉलिड्स होते हैं व्हिच शोज इलास्टिक प्रॉपर्टी। ये थ्रेड फॉर्मिंग सॉलिड्स होते हैं इसके अंदर हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है एंड हाई मॉड्यूलस होता है, राइट? एंड इनको यूज किया जाता है इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में टायर कॉर्ड्स को बनाने, टायर कॉर्ड्स बनाने के लिए एंड रोप्स बनाने के लिए, स्ट्रॉन्ग रोप्स को बनाने वाले इंडस्ट्रीज में फाइबर्स को यूज किया जाता है। इनको कहां पे यूज किया जाता है? रबर बनाने वाले इंडस्ट्रीज में इलास्टोमर्स को यूज किया जाता है ड्यू टू प्रॉपर्टीज ऑफ द इलास्टोमर। तो दिस इज ऑल अबाउट इलास्टोमर्स एंड फाइबर्स। उसके एग्जांपल दो टाइप के, जैसे कि पॉलीअमाइड्स में इसमें नायलॉन 6,6, नायलॉन 6 ये सारे पॉलीमर्स इंक्लूड होते हैं। पॉलिएस्टर्स में टेरिलिन जैसे पॉलिएस्टर जो फाइबर्स है वो इंक्लूड होते हैं। नाउ वी विल अंडरस्टैंड नायलॉन 6 का एक प्रिपरेशन यहाँ पे देख लेते हैं, नायलॉन 6 कैसे बनता है। आगे अपन फिर से देखेंगे नायलॉन 6,6 टेरिलिन का भी देखेंगे, बट नायलॉन 6 का यहाँ पे देख लेते हैं कैसे उसको प्रिपेयर किया जाता है। तो नायलॉन 6 ऐसा पॉलीमर है जो बना होता है कैप्रोलैक्टम मोनोमर से। किससे? कैप्रोलैक्टम मोनोमर, मोर स्पेसिफिकली एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम, जिसका स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह, NH ग्रुप जिसको अटैच होता है C डबल बॉन्ड टू कीटो ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप, और बाकी एक क्लोज चेन कंपाउंड होता है 5 मिथाइलिन ग्रुप यानी कि 5 CH2 बॉन्ड होते हैं।
ऐसे n नंबर ऑफ कैप्रोलैक्टम को यूज करेंगे ताकि वो पॉलीमर का चेन बने। पॉलीमराइजेशन प्रोसेस होगा, कुछ इनिशिएटर्स को यूज करेंगे स्टार्ट करने के लिए, प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए। एंड उसके बाद यहाँ पे फ्यूजन होगा यानी ब्रेक डाउन होगा, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा बिटवीन द नाइट्रोजन कार्बन। हीट करने से इलेक्ट्रॉन सेपरेट हो जाएंगे, तो ये पूरा ऐसा पूरा ओपन अप हो जाएगा। तो ओपन अप जब होगा, जब फ्री इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे बॉन्ड बन सकता है नाइट्रोजन के साथ अनदर मोनोमर का, पहले NH है, फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से पे बॉन्ड बना, CH2 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 5 टाइम्स है, तो CH2 5 टाइम्स लिख लेंगे यहाँ पे। आगे इसके बाद 5 टाइम्स होने के बाद C है, उसको डबल बॉन्ड O है, और इसके पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन है जो अनदर मोनोमर के साथ बॉन्ड बना सकता है। तो ऐसे मोनोमर रिपीटिंग यूनिट बनेगा। ऐसे कितने रिपीटिंग यूनिट से पॉलीमर बनेगा? N, बिकॉज आप कितने यूनिट यूज कर रहे हैं आप लोग? N। तो बॉन्ड NH, C डबल बॉन्ड O, सॉरी बीच में क्या CH2 5 टाइम्स है, CH2 5 टाइम्स एंड C डबल बॉन्ड O, ये बन गया नायलॉन 6 पॉलीमर। एंड इसमें इंपॉर्टेंट थिंग याद रखना, इसमें जब मोनोमर ऐड करेंगे तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे मोनोमर ऐड करेंगे तो NH CH2 5 टाइम्स, यहाँ पे बना के बताता हूं मैं, NH CH2 5 टाइम्स C डबल बॉन्ड, समझो इसमें मोनोमर ऐड हो रहा है। और तो नेक्स्ट मोनोमर क्या होगा? NH होगा, बराबर बॉन्ड यहाँ पे आएगा CH2 5 टाइम्स C डबल बॉन्ड हो, फिर से ऐसे मोनोमर ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो बॉन्ड है मोनोमर के बिटवीन या चेन के बिटवीन, तो ये जो बॉन्ड है C डबल बॉन्ड NH के बीच, इसको बोला जाता है अमाइड लिंकेज। अमाइड लिंकेज ऐसे नायलॉन में होता है, इसलिए यहाँ पे इनको पॉलीअमाइड बोला जाता है। पॉलिएस्टर में ईस्टर लिंकेजेस होते हैं जो देखेंगे अपन टेरियन के प्रिपरेशन मेथड में। ओके, तो यहाँ पे अपना इलास्टोमर फाइबर खत्म होता है। नेक्स्ट थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर और थर्मोस्टैटिक पॉलीमर। ओके, जैसे ये कंपैरेटिवली मैंने बताया, इसको भी पहले देख लेते हैं वन बाय वन, उसका कंपैरिजन करते हैं। थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स आर लीनियर और लाइटली ब्रांच पॉलीमर्स। थर्मोप्लास्टिक जो पॉलीमर्स होते हैं लीनियर होते हैं, यानी ब्रांचेस नहीं होते। अगर ब्रांचेस होता भी है तो बहुत ही कम ब्रांचेस होता है, बहुत बड़ा चेन एज स्मॉल मेन चेन को ब्रांच नहीं रहेगा। तो दिस आर लीनियर और लाइटली ब्रांच पॉलीमर्स होते हैं। एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है, नाइदर वेरी स्ट्रांग नॉर वेरी वीक। पॉलीमरिक चेन के बीच जो इंटरमॉलिक्यूलर, इसमें सबसे वीक होता है, इसमें सबसे स्ट्रांग होता है फाइबर लेवल। थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स में ना ही उतना स्ट्रांग होता है जितना फाइबर्स में, या ना ही उतना वीक होता है जितना इलास्टोमर्स में होता है। तो इसका मतलब इनका जो प्रॉपर्टी है वो लाई करेगा किनके बिटवीन? इलास्टोमर्स एंड फाइबर्स के बिटवीन। जब इन पॉलीमर्स को हीट करते हैं दे बिकम सॉफ्ट, वो सॉफ्ट बन जाते हैं। जब उनको कूल करेंगे ऑन कूलिंग दे बिकम हार्ड। तो वी कैन से दैट थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स को हीट एंड कूल करके हम लोग उस पॉलीमर्स का मोल्डिंग कर सकते हैं, रीमोल्डिंग अगेन उनको यूज कर सकते हैं, मतलब रीयूज कर सकते हैं, रीशेप उनको बना सकते हैं, बराबर। तो दिस इज ऑल अबाउट द थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स। उनका एग्जांपल पॉलीथीन, आपको पता है बहुत ज्यादा यूज होता है, रीशेप रीगेनिंग होता है, रीमोल्डिंग। पॉलीस्टीरीन जो स्टीरीन उसमें मोनोमर है। पीवीसी जिसको एज अ सिंथेटिक लीदर यूज किया जाता है, वो भी एक रीयूजेबल पॉलीमर है। पॉलीविनाइल ये भी क्या है? रीयूजेबल पॉलीमर, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स है। थर्मोस्टैटिक नेक्स्ट जो लास्ट टाइप है थर्मोस्टैटिक पॉलीमर्स है। ना थर्मोस्टैटिक पॉलीमर्स क्या होते हैं? जैसे हमने बोला दिस आर लीनियर और लाइटली ब्रांच, दिस आर क्रॉस लिंक और हेवीली ब्रांच पॉलीमर्स। क्रॉस लिंक हेवीली ब्रांच पॉलीमर्स होते हैं एंड दे डू नॉट बिकम सॉफ्ट ऑन हीटिंग। उनको हीट करने से, अंडर प्रेशर हीट करने के बाद भी दे डू नॉट बिकम सॉफ्ट, वो जो पॉलीमर सॉफ्ट नहीं बनते। इसका मतलब उनको मोल्डिंग या रीशेप या रीयूज नहीं कर सकते थर्मोस्टैटिक पॉलीमर्स को। उनका एग्जांपल बेकेलाइट, यूरिया फॉर्मेटेड पॉलीमर, मेलामाइन फॉर्मेटेड पॉलीमर एक्सेट्रा, दिस आर ऑल आर थर्मोस्टैटिक पॉलीमर। समझा? ये थर्मोप्लास्टिक जो पॉलीमर्स है वो इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या है कि दे बिकम, ये जो थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स है दे बिकम सॉफ्ट ऑन हीटिंग एंड बिकम हार्ड ऑन कूलिंग, बट इनमें ऐसा नहीं होता है। जब एक बार उनको शेप दे दिया इनटू सॉलिड तो वो वैसे ही रहेंगे, उनको रीयूज नहीं कर सकते, रीशेप नहीं कर सकते। तो दिस इज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स ऑन द बेस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसी के साथ हमारा जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है पॉलीमर्स का वो खत्म हो जाता है। नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो द मैकेनिज्म ऑफ पॉलीमराइजेशन रहेगा। ओके ओके, आइए स्टूडेंट्स, अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है? मैकेनिज्म ऑफ पॉलीमराइजेशन है। पॉलीमराइजेशन प्रोसेस कैसे होता है
इन डिटेल जो प्रोसेस रहेगा वो मैकेनिज्म हमें समझ में आएगी। हमने देखा वेरियस पॉलीमराइजेशन प्रोसेस के जो रिएक्शन हम लोग मोनोमर एन नंबर ऑफ मोनोमर्स ले रहे थे, उसमें पॉलीमराइजेशन एक वर्ड लिख रहे थे ऊपर एरो के ऊपर एंड रिपीटिंग बन रहा था, रिपीटिंग एन नंबर ऑफ रिपीटिंग कंबाइन होके वो पॉलीमर चेन बन रहा था। एक सिंपल एंड वेरी इजी रिएक्शंस हम लोग अभी तक लिखे हैं, बट एक्चुअली वो जो प्रोसेस है इतना सिंपल नहीं होता है। पॉलीमर को बनाना बहुत ह्यूज प्रोसेस होता है, उसका मैकेनिज्म हमें अंडरस्टैंड करना होगा, देन ओनली वो प्रोसेस का इंपॉर्टेंस हमें पता चलेगा। तो दो मैकेनिज्म हमें पढ़ना है पॉलीमराइजेशन का, पहला एडिशन या चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन मैकेनिज्म होगा, सेकंड कंडेंसेशन और स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन होगा। एडिशन या चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन में किन पॉलीमर्स का मैकेनिज्म हमें डिस्कस करना है, अंडरस्टैंड करना है, वो है एडिशन पॉलीमर्स या जिनको चेन ग्रोथ पॉलीमर्स भी बोला जाता है। तो चेन ग्रोथ पॉलीमर्स का, एडिशन पॉलीमर्स का कैसे फॉर्मेशन होता है, हाउ दे आर एग्जैक्टली फॉर्मिंग, हाउ दे आर एग्जैक्टली प्रिपेयर्ड, उसका मैकेनिज्म हमें 3 मेथड्स में डिस्कस करना है। उस पॉलीमर्स का मैकेनिज्म जो है उसके 3 टाइप्स हैं। पहला फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन मैकेनिज्म से एडिशन पॉलीमर्स का प्रिपरेशन हो सकता है या चेन ग्रोथ पॉलीमर्स का फॉर्मेशन हो सकता है। सेकंड कैटायनिक एडिशन पॉलीमराइजेशन है, इससे भी इस मैकेनिज्म से भी एडिशन पॉलीमर्स का फॉर्मेशन होता है। एंड थर्ड एनायनिक एडिशन पॉलीमराइजेशन। फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन में क्या होता है, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है जिससे पॉलीमर चेन बनता है। कैटायनिक एडिशन पॉलीमराइजेशन में कैटायन को ऐड किया जाता है जिससे पॉलीमर का चेन बनता है। एंड एनायनिक एडिशन पॉलीमराइजेशन में एनायन को ऐड किया जाता है जिससे पॉलीमर का चेन बनता है, यानी पॉलीमर का फॉर्मेशन होता है। ये सब किसमें, एडिशनल चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन के मैकेनिज्म है। कंडेंसेशन स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन का मैकेनिज्म भी वेरी सिंपल है, एक सिंपल रिएक्शन देखेंगे उससे हमें पता चलेगा कि कंडेंसेशन पॉलीमर्स जिनको स्टेप ग्रोथ पॉलीमर्स भी बोला जाता है, हाउ दे आर एग्जैक्टली फॉर्मिंग। तो वी स्टार्ट विद द फर्स्ट एडिशन एंड चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। तो आइए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। वी स्टार्ट विद द फर्स्ट एडिशन और चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। जैसे कि हमने देखा इसमें 3 मेथड्स है इस मैकेनिज्म के, फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन, इस पॉलीमर्स का जो फॉर्मेशन है किसका, एडिशन एंड चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन का, वो मैकेनिज्म 3 टाइप्स का मैकेनिज्म है। पहला फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन, सेकंड कैटायनिक एडिशन पॉलीमराइजेशन, थर्ड एनायनिक एडिशन पॉलीमराइजेशन। पहला फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन से स्टार्ट करते हैं। तो फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन जो मैकेनिज्म है वो 4 स्टेप में कंप्लीट होता है। First is formation of phenyl free radical, second is chain initiating step, third chain propagation step and fourth is chain terminating step। जब कोई भी एडिशन या चेन ग्रोथ पॉलीमर का फॉर्मेशन होता है बाय फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, तो उसके लिए सबसे पहले इनिशिएटर्स की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि पॉलीमराइजेशन प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए जिस कंपाउंड को यूज किया जाता है उसको इनिशिएटर बोलते हैं, या वी कैन से कैटलिस्ट भी बोल सकते हैं। तो कैटलिस्ट या इनिशिएटर क्या करेगा, प्रोसेस को स्टार्ट करने में हेल्प करेगा। तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में मतलब एडिशन पॉलीमराइजेशन या चेन ग्रोथ पॉलीमर बनाने के लिए बेंजोइल पेरोक्साइड या एसिटिल पेरोक्साइड, टर्शियरी ब्यूटाइल पेरोक्साइड या डाइऑक्सीजन, ऐसे वेरियस इनिशिएटर्स को यूज कर सकते हैं। विच आर दे, बेंजोइल पेरोक्साइड या फिर टर्शियरी ब्यूटाइल पेरोक्साइड, एसिटिल पेरोक्साइड या डाइऑक्सीजन। तो इस केस में हमें जो मैकेनिज्म हमें देखना है वो पर्टिकुलर एग्जांपल लेके हमें मैकेनिज्म को अंडरस्टैंड करना है। तो जो एग्जांपल में लिया इस मैकेनिज्म में पॉलीथीन का, पॉलीइथाइलिन का फॉर्मेशन कैसे होता है। अभी पॉलीइथाइलिन एक एडिशन पॉलीमर है, चेन ग्रोथ पॉलीमर है, तो वो इस मेथड को फॉलो करेगा। तो उस एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझेंगे कि एक्चुअली कैसे वो पॉलीइथाइलिन का फॉर्मेशन होता है। तो पॉलीइथाइलिन पॉलीमर के फॉर्मेशन के लिए, यानी कि पॉलीथीन इस पॉलीमर के फॉर्मेशन के लिए जो इनिशिएटर यूज करेंगे उसका नाम है बेंजोइल पेरोक्साइड। कौन सा, बेंजोइल पेरोक्साइड। कोई भी अल्काइल पेरोक्साइड यूज कर सकते हैं, बट हम स्पेसिफिकली यहाँ पे क्या यूज करेंगे, बेंजोइल पेरोक्साइड। तो सबसे पहले क्या होगा, वो जो बेंजोइल पेरोक्साइड हम लोग यूज करेंगे उसका फ्री रेडिकल बनेगा। फ्री रेडिकल कैसे बनेगा, उस पेरोक्साइड को, इनिशिएटर को हीट करेंगे, हीट करने से क्या होगा, उसके बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन सेपरेट हो जाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन सेपरेट हो जाएंगे थ्रू फ्री इलेक्ट्रॉन उस कंपाउंड एलिमेंट के पास आ जाएगा, तो उससे फ्री रेडिकल बनेगा। तो वो जो इनिशिएटर को हीट करेंगे जिससे क्या होगा, फ्री रेडिकल बनेगा। तो बेंजोइल पेरोक्साइड यूज करने की वजह से यहाँ पे फेनाइल फ्री रेडिकल बन रहा है, बिकॉज बेंजीन रिंग से जो फ्री रेडिकल बनेगा वो फेनाइल ग्रुप होगा, इसलिए यहाँ पे फेनाइल फ्री रेडिकल बना है। और वो फेनाइल फ्री रेडिकल हेल्प करेगा चेन बनने के इनिशिएशन में, मतलब चेन बनने के प्रोसेस में वो हेल्प करेगा। तो अंडरस्टैंड करते हैं कैसे एक्चुअली प्रोसेस ऑकर होता है। ये जो इनिशिएटर हमने यूज किया वो क्या है, बेंजोइल पेरोक्साइड है। बेंजोइल पेरोक्साइड का स्ट्रक्चर है ये C6H5 इज नथिंग बट बेंजीन रिंग होगा यहाँ पे। तो बेंजीन रिंग के बदले जस्ट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखा है C6H5।
C double bond O ऑक्सीजन, अनदर ऑक्सीजन विद C double bond O C6H5। तो दो बेंजीन देंगे, दो कार्बोनिल ग्रुप है, दो ऑक्सीजन है। इस बेंजोइक पेरोक्साइड का होमोलाइटिक फ्यूजन होता है ना। होमोलाइटिक फ्यूजन का मतलब क्या? ऐसा फ्यूजन इज नथिंग बट ब्रेकडाउन। तो इस कंपाउंड का ऐसा ब्रेकडाउन होगा जिससे दो इक्वल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के फ्री रेडिकल बनेंगे। तो होमोलाइटिक फ्यूजन कहां पे होगा? ये जो दो ऑक्सीजन है, इन दोनों के बीच जो बॉन्ड है वो क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। जब ब्रेक होगा तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? सेपरेट हो जाएंगे। एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन का और अनदर जो इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड का वो इस ऑक्सीजन का है। तो एक फ्री रेडिकल बन गया और एक फ्री रेडिकल बनेगा जिसको कार्बोक्सी फ्री रेडिकल बोला जाता है। ये जो है जिसमें कार्बोनिल ग्रुप है, बेंजीन देंगे, इसको कार्बोक्सी फ्री रेडिकल बोलेंगे। तो कितने कार्बोक्सी फ्री रेडिकल फॉर्म होगा? दो, C6H5C double bond O, C6H5C double bond O। तो इसलिए यहाँ पे हीट करने से क्या बना? कार्बोक्सी रेडिकल्स बना। कितने? 2। कौन से? C6H5C double bond O। उसके बाद क्या होगा? ड्यू टू द एफिनिटी बोल सकते हैं, ये जो बॉन्ड है बेंजीन रिंग का और C डबल कार्बन का, ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। तो ब्रेक होने से क्या होगा? इस कार्बन का एक फ्री इलेक्ट्रॉन और इस ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड। तो ये क्या बन गया? CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, और इस कार्बन का फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बचा है, यानी कि ये वाला जो है C6H5 जिसमें एक हाइड्रोजन कम है। बेंजीन रिंग क्या होता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H6, बट एक हाइड्रोजन यहाँ पे कम होने की वजह से वो कौन सा ग्रुप बन गया? फेनाइल ग्रुप, और फ्री इलेक्ट्रॉन है इसके पास, इसलिए फेनाइल फ्री रेडिकल। तो यहाँ पे क्या बना? C6H5। ऐसे दो फ्री रेडिकल बन गए क्योंकि दो कंपाउंड है कार्बोक्सी रेडिकल, वो दो है, तो दो फेनाइल फ्री रेडिकल बन गया एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो यहाँ पे पहला स्टेप खत्म हो जाता है जिसमें फेनाइल फ्री रेडिकल बन गया। अब इस फेनाइल फ्री रेडिकल जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है उसका अच्छा इस्तेमाल करेंगे, बड़ी एडवांटेज यूज करेंगे इसका, उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से। तो वो कैसे? सेकंड स्टेप में देखते हैं वो कैसे होता है। चेन इनिशिएटिंग स्टेप, इस फेनाइल फ्री रेडिकल को यूज करके चेन बनना क्या होगा? स्टार्ट होगा। ये आपका रहा फेनाइल फ्री रेडिकल। इसमें हमने क्या किया? हमें कौन सा पॉलीमर बनाना है? पॉलीइथाइल मतलब पॉलीथीन पॉलीमर बनाना है। तो उसके मोनोमर हमें क्या यूज करना होगा? इथीन यूज करना होगा। तो ये क्या है? इथीन है। तो इथीन इस फेनाइल फ्री रेडिकल में जब ऐड करेंगे, इस कार्बन के पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे पाई बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन सेपरेट हो गए। ये वाला इलेक्ट्रॉन कार्बन का और इस कार्बन का फेनाइल फ्री रेडिकल का इलेक्ट्रॉन, दोनों के बीच में क्या होगा? बॉन्ड बनेगा और फ्री इलेक्ट्रॉन कहां पे आ जाएगा? कार्बन के पास। इसका फ्री इलेक्ट्रॉन तो बचा है ना, तो इधर एक फ्री इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। मतलब ये जो फेनाइल फ्री रेडिकल था, मोनोमर इथीन ऐड करने की वजह से वो लार्जर फ्री रेडिकल बन गया। कैसे बना? C6H5 जिसके पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन था, पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, अपना इलेक्ट्रॉन जो कार्बन है इसको दे दिया, इस कार्बन को, बॉन्ड बन गया दोनों के बिटवीन, ये वाला बॉन्ड, एंड उसके बाद क्या हुआ? इस कार्बन का फ्री इलेक्ट्रॉन वैसे रह गया, तो उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो लार्जर फ्री रेडिकल बन गया। अब इस लार्जर फ्री रेडिकल में फिर से क्या करेंगे? इथीन ऐड करते जाएंगे। तो इथीन ऐड करते जाएंगे तो चेन प्रोपगेट होते जाएगा, यानी कि लॉन्ग चेन बनते जाएगा। तो वो कौन सा स्टेप रहेगा? चेन प्रोपगेशन स्टेप। तो चेन प्रोपगेशन स्टेप में जो लार्जर फ्री रेडिकल बना उसमें और इथीन मॉलिक्यूल ऐड करेंगे। तो सिंपली फिर से क्या होगा? ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन सेपरेट हो जाएंगे, ये वाला इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन, दोनों के बीच बॉन्ड बनेगा। देखो बन गया यहाँ पे C6H5 CH2 जिसके ऊपर से फ्री इलेक्ट्रॉन था, उसने इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बनाया, देखो ये बॉन्ड बन गया, बराबर। एंड उसके बाद इस कार्बन का फ्री इलेक्ट्रॉन बच गया। ओके, तो इस तरह और लार्जर क्या चेन मिला, ऐसे इथीन ऐड करते जाएंगे तो चेन बनते जाएगा। अभी चेन बनते जाएगा, कहीं ना कहीं तो स्टॉप करना पड़ेगा ना। थाउजेंड्स ऑफ मोनोमर ऐड कर दिया, पॉलीमर बनने का जो प्रोसेस को टर्मिनेट करना पड़ेगा। तो वो कैसे किया जाता है? चेन टर्मिनेटिंग स्टेप में किया जाता है, एंड वो किया जाता है बाय एडिंग इंप्योरिटीज। आप पहले तो जो इथीन आप सप्लाई कर उसको स्टॉप करके पॉलीमर के चेन का जो बनने का जो प्रोसेस उसको टर्मिनेट कर सकते हैं, या फिर इंप्योरिटीज ऐड कर सकते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन वगैरह, उनको ऐड करके आप लोग क्या कर सकते हैं? चेन को टर्मिनेट कर सकते हैं, या फिर कपलिंग कर सकते हैं कि दो चेन को कंबाइन कर सकते हैं, जिससे क्या होगा? क्योंकि दो चेन में लास्ट में एंड में फ्री इलेक्ट्रॉन बचेगा। अंदर मैंने चेन ले लिया, उसमें कार्बन के एंड पे भी क्या होगा? फ्री इलेक्ट्रॉन बचेगा, दोनों को अटैच कर देंगे तो चेन क्या हो जाएगा? टर्मिनेट हो जाएगा। तो मेजर टर्मिनेटिंग स्टेप में जो मेजर मेथड्स को यूज किया जाता है वो दो है, पहला कॉम्बिनेशन है, सेकंड है डिस्प्रपोर्शनेशन। कॉम्बिनेशन में क्या करते हैं? जो अभी मैंने
मैंने बोला कपलिंग किया जाता है, दो पॉलीमरेज चेन को कंबाइन किया जाता है। तो हमने क्या किया यहाँ पे देखो टू यानी कि ऐसे दो चेन ले लिया C6H5CH2CH2। अभी यहाँ पे N क्यों लिखा? बिकॉज मेनी मोनोमर्स को ऐड करेंगे, n नंबर ऑफ मोनोमर्स को ऐड करेंगे तो ऐसे n नंबर ऑफ मोनोमर्स का वो चेन बनेगा। और लास्ट में हम लोग एक दिखा एक मोनोमर यहाँ पे जिसके पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, इधर N लिख के फिर से CH2 फ्री इलेक्ट्रॉन क्यों दिखा है? बिकॉज हमें ये दिखाना है कि इस लास्ट कार्बन के पास क्या रहेगा, एक फ्री इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो क्या होगा, ऐसे दो चेन ले लिया, दोनों चेन क्या हो जाएगा, कंबाइन हो जाएगा। तो कैसे हुआ देखो, सॉरी यहाँ पे R की जगह क्या आएगा, C6H5 आएगा, बिकॉज हमने यहाँ पे क्या किया, बेंजीन रिंग को यूज किया। बेंजोइल पेरोक्साइड है ना, आप अल्काइल पेरोक्साइड अगर यूज करते हो यानी कि इन जनरल यहाँ पे R भी लिख सकते हैं, राइट। तो C6H5 यहाँ पे मैं बना के दिखाता हूँ। एक मैंने पहला एक दो वाले चेन, दोनों चेन ले लेते हैं, C6H5 CH2 कितने टाइम्स, n टाइम्स ऐड किया, CH2 फ्री इलेक्ट्रॉन है। अनदर मैंने चेन लिया, उस कार्बन के उल्टा लिख रहा हूं मैं उसको, एक फ्री इलेक्ट्रॉन लास्ट कार्बन का फ्री इलेक्ट्रॉन रहेगा और CH2 जो n टाइम ऐड किया वो भी रहेगा और आगे C6H5। तो इस कार्बन का फ्री इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का फ्री इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, कंबाइन हो जाएगा, जो कोई चेन टर्मिनेट हो गया। अभी मोनोमर ऐड नहीं कर सकते बिकॉज़ आपको किसी भी कार्बन के पास फ्री इलेक्ट्रॉन नजर नहीं आ रहा। तो वही चेन यहाँ पे C6H5 CH2 n टाइम्स, उसके बाद CH2 और अनदर चेन का CH2 फिर CH2 n टाइम्स और C6H5। यहाँ पे अपना चेन क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। ऐसे कर सकते हैं टर्मिनेट चेन को, या फिर डिसप्रपोर्शनेशन से, यानी कि इसमें क्या किया जाता है, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये डोनेट किया जाता है या फिर एक्सेप्ट किया जाता है। कैसे, उससे क्या बनेगा, अल्किन और अल्किन दो कंपाउंड मिलेंगे हमें। दो चेन है यहाँ पे C6H5 CH2 n times CH2 with one free electron. Another chain C6H5 CH2 n times CH2 one free electron. Okay. अभी ये वाला जो कार्बन है इलेक्ट्रॉन, ये वाला जो कार्बन इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे दिया समझो, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाँ फ्री इलेक्ट्रॉन है। फर्स्ट कंसीडर हम क्या कर रहे हैं, ये वाला जो CH2 है, ये CH2 ने क्या किया, एक हाइड्रोजन इस कार्बन को डोनेट कर दिया। ओके, तो जब यहाँ पे क्या होगा, CH बच जाएगा बराबर विथ वन फ्री इलेक्ट्रॉन। पहले इसका फाइनलाइज कर दे, पहला ये चेन, दूसरा ए वाला चेन, दो चेन है, दो को मैंने सेपरेट कर दिया। तो इस चेन में क्या था, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 वन फ्री इलेक्ट्रॉन, इधर भी वही होगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 विद वन फ्री इलेक्ट्रॉन। ये वाला हाइड्रोजन समझो इस कार्बन ने इसको डोनेट कर दिया, तो क्या हो जाएगा, इधर एक फ्री इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा। तो ये वाला हाइड्रोजन इस कार्बन ने एक्सेप्ट किया, तो इलेक्ट्रॉन क्या हो, कंबाइन हो जाएगा और CH3 बन जाएगा यहाँ पे बराबर। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन बचा है इस कार्बन का और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, दोनों के बिटवीन क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। सिंपली क्या हुआ, पहले वाले चेन ने हाइड्रोजन डोनेट कर दिया इसको, तो हाइड्रोजन ये इधर आ गया, कार्बन के पास फ्री इलेक्ट्रॉन था, CH3 बन जाएगा और यहाँ पे एक फ्री इलेक्ट्रॉन जो बच गया और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन था वहां दोनों यूज करके यहाँ पे क्या बन गया, डबल बॉन्ड। तो ये एल्कीन बन गया और ये अल्केन बन गया, C6H5 CH2 n टाइम CH, हाइड्रोजन गया इधर आया हुआ हाइड्रोजन और यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2 और ये बना अल्केन, बिकॉज़ इसमें सब सिंगल बॉन्ड है। तो दिस इज ऑल अबाउट द फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन। नेक्स्ट अपन क्या देखेंगे, कैटायनिक एडिशन पॉलीमराइजेशन। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर सेकंड जो मैकेनिज्म है एडिशन एंड चेन विद पॉलीमराइजेशन का, वो कैटायनिक एडिशन पॉलीमराइजेशन। इसमें क्या होगा, ये प्रोसेस हमें बता रहे, मैकेनिज्म बता रहे कि इसमें कैटायन ऐड होने से पॉलीमराइजेशन इनिशिएट होगा, स्टार्ट होगा। इसका मतलब यहाँ पे जो इनिशिएटर यूज करेंगे वो क्या यूज करेंगे, कैटायन यूज करेंगे। यहाँ पे जो कैटलिस्ट यूज करेंगे प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए वो क्या होगा, कैटायन होगा।
तो इस केस के लिए ये जो मेथड है इट इज इनिशिएटेड बाय स्ट्रॉन्ग लेविस एसिड। स्ट्रॉन्ग लेविस एसिड्स को यूज किया जाता है एज अ इनिशिएटर, एज अ कैटलिस्ट। वो हाइड्रोजन फ्लोराइड हो सकता है, एल्युमिनियम क्लोराइड हो सकता है, सल्फ्यूरिक एसिड हो सकता है, जो स्ट्रॉन्ग लेविस एसिड्स है। फॉर एग्जांपल हम लोग लेते हैं H2SO का सल्फ्यूरिक एसिड, जो स्ट्रॉन्ग लेविस एसिड लेते हैं, तो इसको ब्रेक डाउन किया जाएगा बाय हीटिंग। हीट करने से ये जो H2SO ब्रेक हो जाएगा H+ और HSO4 माइनस में। तो ये जो एक कैटायन बन गया, तो ये कैटायन को ऐड करेंगे किसमें, मोनोमर में। एक है अपना इथिन मोनोमर है, बराबर। तो इस इथिन मोनोमर में पॉलीइथाइल बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कैटायन को ऐड करेंगे। कौन सा कैटायन, H+। तो जैसे इसके अंदर हम लोग H+ को ऐड करेंगे, कैटायन ऐड करेंगे, ये वाला जो पाई बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन सेपरेट हो जाएंगे। अभी इलेक्ट्रॉन सेपरेट तो हो गए, बट ये बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन ये वाला कार्बन क्या करेगा, यूज करके हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो बिकॉज हाइड्रोजन के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो एक इलेक्ट्रॉन वो हाइड्रोजन को दिया जाएगा और एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो ये जो प्लस जो चार्ज है कहां पे शिफ्ट हो जाएगा, कार्बन के पास, बिकॉज इसका जो इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया है। तो ये CH2 और CH क्या बन जाएगा, CH3 बन जाएगा विद सिंगल बॉन्ड, एंड CH2 के ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। सिंपली क्या हुआ है, H+ ने इसको अटैक किया है और दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन ने ले लिया है, जिससे CH3 बन गया H के साथ, और इस जो प्लस चार्ज है वो इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो गया है, बराबर। तो ये बन गया, चेन बनना स्टार्ट हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, और इथिन मोनोमर को ऐड करेंगे। वो कैसे होगा प्रोसेस, यहाँ पे मैं लिख के बता देता हूं। CH3 CH2 विद प्लस चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, इसमें जो CH2 डबल बॉन्ड CH2 जब ऐड करेंगे, मोनोमर अनदर मोनोमर ऐड करेंगे तो प्रोपगेशन होगा, तो ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन एक कार्बन यूज करेगा, ये वाला कार्बन यूज करके इसके साथ बॉन्ड क्रिएट करेगा, बिकॉज़ इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो इसका वो जो इलेक्ट्रॉन है किधर आ जाएगा, एक कार्बन के इलेक्ट्रॉन दोनों के मिडिल क्या आ जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा, और प्लस चार्ज इसके ऊपर चला जाएगा, बिकॉज़ इसका फ्री इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया है। तो ऐसे करते करते चेन बनते जाएगा, और चेन टर्मिनेट कैसे करना है तो हमने वो देख ही लिया है, राइट। तो यहाँ पे अपना खत्म होता है कैटायनिक एडिशन पॉलीमराइजेशन। तो इस मैकेनिज्म को यूज करके ऐसे कौन से पॉलीमर्स है जिनको प्रिपेयर किया जाता है, पॉलीविनाइल ईथर, पॉलीआइसोब्यूटाइल, पॉलीस्टीरीन जैसे पॉलीमर्स को प्रिपेयर किया जाता है बाय कैटायनिक एडिशन पॉलीमराइजेशन। थर्ड जो है एनायनिक एडिशन पॉलीमराइजेशन है, इसमें क्या किया जाता है, एनायन को एज इनिशिएटर यूज किया जाता है, एनायन को ऐड किया जाता है मोनोमर में, जिससे पॉलीमर बनना, जो चेन बनना जो स्टार्ट हो जाएगा। तो उसके लिए स्ट्रॉन्ग बेसिस को यूज करते हैं, जैसे कि NaNH2 C4H9 लिथियम। NaNH2 क्या है, बेस, ऑब्वियसली उसका नाम क्या है, सोडा अमाइड इसको बोला जाता है। लिथियम ब्यूटेन C4H4 कार्बन, तो लिथियम ब्यूटेन, और विग्नर रिएजेंट तो आपको पता ही है RMgX वाला विग्नर रिएजेंट। तो इनको इन एसिड्स को इन बेसिस को एज इनिशिएटर यूज करके चेन जो बनना है वो स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद मोनोमर ऐड करते जाएंगे और फाइनली क्या करेंगे, चेन को टर्मिनेट करेंगे। तो उसका भी रिएक्शन यहाँ पे लिखा है, मैकेनिज्म है ये। जैसे कि समझो B फॉर बेस, तो बेस के ऊपर दो वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये एनायन हो गया, फ्री इलेक्ट्रॉन के बाद माइनस चार्ज है बेस के ऊपर, राइट। तो जैसे ये जो बेस इसके ऊपर अटैक करेगा, तो ये वाला जो ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक कार्बन ले लेगा, तो दोनों के बीच क्या हो जाएगा, बॉन्ड बनेगा। मतलब एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का और दोनों इलेक्ट्रॉन वैसे बेस के हैं, तो दोनों फ्री इलेक्ट्रॉन को यूज करके इस बेस और कार्बन के बीच क्या होगा, बॉन्ड बनेगा। देखो बॉन्ड बन गया, और ये वाला जो बॉन्ड है यहाँ पे हट जाएगा, बिकॉज यहाँ पे कार्बन के साथ बॉन्ड बन गया। तो ये वाले दोनों इलेक्ट्रॉन इधर कार्बन के, एक तो इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी उसका है, और अंदर इलेक्ट्रॉन जो कार्बन का इस बॉन्ड में वो इसके पास आ जाएगा, मतलब इधर एक माइनस चार्ज आ जाएगा। देखो माइनस चार्ज आ गया। सिंपली फिर से बता रहा हूं, दोनों पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को यूज करके कार्बन ने बॉन्ड बना, इधर बीच में बॉन्ड बना, और ये वाला बॉन्ड के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, एक इलेक्ट्रॉन तो कार्बन को ऑलरेडी है, और दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन भी कार्बन ने ले लिया, तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होने की वजह से वहां पे एक माइनस चार्ज आएगा। तो एक कार्बन आयन बन गया। इसमें क्या करेंगे, और मोनोमर ऐड करते जाएंगे, सॉरी B CH2 विद फ्री इलेक्ट्रॉन, मतलब माइनस चार्ज। इसमें मोनोमर जब ऐड करोगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये वाला जो है दोनों इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आ जाएंगे, मतलब माइनस चार्ज इधर आ जाएगा, और ये एक माइनस चार्ज मतलब दो इलेक्ट्रॉन रहेगा, एक कार्बन का, एक अनदर इलेक्ट्रॉन जो एक्स्ट्रा है जिसके ऊपर, जिसकी वजह से माइनस चार्ज आया है, तो वो वाला बॉन्ड इधर बन जाएगा।
तो ऐसे और मोनोमर ऐड करते जाएंगे तो मोनोमर ऐड हो जाएगा और माइनस चार्ज इधर शिफ्ट हो जाएगा, फिर से मोनोमर ऐड करेंगे तो माइनस चार्ज इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो ऐसे चेन प्रोपगेशन होते जाएगा और चेन को टर्मिनेट करेंगे बाय वेरियस जो मेथड्स, आइदर इम्प्योरिटी ऐड करके या मोनोमर की सप्लाई को स्टॉप करके वगैरह वगैरह जो हमने डिस्कस किया है। और इस मैकेनिज्म को यूज करके पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी कि पीवीसी, पॉलीमिथाइल मिथाइल पैलेट ऐसे पॉलीमर्स को बनाया जाता है बाय यूजिंग एनायनिक एडिशन पॉलीमराइजेशन प्रोसेस। यहाँ पे अपना एडिशन या चेन ग्रुप पॉलीमराइजेशन का मैकेनिज्म खत्म होता है। अब हम देखेंगे कंडेंसेशन या स्टेप ग्रुप पॉलीमराइजेशन का मैकेनिज्म। ओके, सेकंड जो मेथड है बच्चों वो कौन सा है? कंडेंसेशन या स्टेप ग्रुप पॉलीमराइजेशन मैकेनिज्म है। नाउ कंडेंसेशन पॉलीमर से स्टेप ग्रुप जो पॉलीमर्स होते हैं वो कैसे फॉर्म होते हैं? व्हेन अ बाइफंक्शनल ट्राई, हमने देखा है व्हेन अ बाइफंक्शनल ट्राइफंक्शनल मोनोमर को हम लोग यूज करते हैं उसे कंडेंसेशन पॉलीमर्स या स्टेप ग्रुप पॉलीमर का फॉर्मेशन होता है बाय एलिमिनेशन ऑफ सम मॉलिक्यूल लाइक वाटर, अल्कोहल या HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड जैसे मॉलिक्यूल्स का लॉस होता है जिससे कंडेंसेशन पॉलीमर का फॉर्मेशन होता है। तो लेट अस सी वन एग्जांपल मैकेनिज्म अंडरस्टैंड करने के लिए हम लोग पॉलिस्टरीज कंडेंसेशन पॉलीमर स्टेप ग्रुप पॉलीमर्स का फॉर्मेशन देखते हैं, उसे मैकेनिज्म समझ लेते हैं। तो पॉलिस्टर ये जो पॉलीमर है, कंडेंसेशन जो पॉलीमर है उसको प्रिपेयर करने के लिए दो मोनोमर यूज किया जाता है, बाइफंक्शनल मोनोमर को यूज करते हैं। वन इज डाइकार्बोक्सिलिक एसिड जिसका नेम टेरिप्टाइलिक एसिड है। डाइकार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप यहाँ पे रहेगा तो बाइफंक्शनल मोनोमर हो गया, COOH यहाँ पे है और COOH यहाँ पे, तो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड बाइफंक्शनल मोनोमर है जिसका नेम क्या है? टेरिप्टाइलिक एसिड। अनदर बाइफंक्शनल मोनोमर को यूज किया गया है, इसको भी बाइफंक्शनल मोनोमर क्यों बोल रहे हो? बिकॉज़ यहाँ पे OH ग्रुप और यहाँ पे OH ग्रुप, तो दो फंक्शनल ग्रुप हो गए तो बाइफंक्शनल मोनोमर जिसका नेम है इथाइलिन ग्लाइकोल और डायोल। तो दोनों बाइफंक्शनल मोनोमर को जब ऐड करते हैं n नंबर ऑफ टेरिप्टाइलिक एसिड एंड n नंबर ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल को, उससे हमें क्या मिलेगा? एक लीनियर चेन मॉलिक्यूल पॉलीमर का मिलेगा जिसका नेम होगा पॉलिस्टर। तो वो कैसे प्रिपेयर होता है वो देख लेते हैं। इसमें वाटर मॉलिक्यूल का, जैसे हमने बोला कंडेंसेशन पॉलीमर में सर्टेन मॉलिक्यूल्स का एलिमिनेशन होता है व्हाइल प्रिपरेशन, तो इस केस में वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है? लॉस होता है, एलिमिनेट होता है। वो कैसे? यहाँ पे इस मोनोमर का जो OH ग्रुप है वो एलिमिनेट हो जाएगा, यहाँ पे और एक मोनोमर आएगा, वो कौन सा? ये वाला रहेगा। तो इस मोनोमर का जो हाइड्रोजन रहेगा लास्ट वाला, वो हाइड्रोजन और वो OH दोनों एलिमिनेट हो जाएगा, H2O मतलब वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा। सिंपली यहाँ तो मैं बता देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। ये वाला जो OH ग्रुप है और यहाँ का जो हाइड्रोजन है, ये दोनों कंबाइन होकर क्या बनेगा? H2O बनेगा। तो हम लोग लिख लेते हैं इस कंपाउंड को एक्चुअली कैसे बनेगा। बेंजीन रिंग पहले ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये रहा बेंजीन रिंग। इसके बाद क्या है? COOH, OH निकल गया, वो OH और H निकल गया तो H2O बन गया। बचा यहाँ पे ऑक्सीजन, उसके साथ बॉन्ड बनेगा और CH2 टू टाइम्स और यहाँ पे OH बचा, बट यहाँ का भी हाइड्रोजन निकल जाएगा, बराबर, ओनली O बच जाएगा तो बॉन्ड आ जाएगा। सिमिलरली अब इससे पहले तो और क्या है? CO और OH है, तो ये वाला OH और यहाँ पे जो ऐसा वाला मॉलिक्यूल जब ऐड करेंगे उसका लास्ट हाइड्रोजन और OH वाटर मॉलिक्यूल क्या आ जाएगा? हट जाएगा। तो ये OH जो समझ लेते हैं, OH और H दो एक वाटर मॉलिक्यूल हट गया और ये वाला OH और H एक वाटर मॉलिक्यूल हट गया, तो कितना वाटर मॉलिक्यूल? 2n वाटर मॉलिक्यूल। ये n है और ये भी n है, तो कितना वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो रहा है? 2n वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पे बॉन्ड बना सकते हैं अपन। ये अपना क्या बन गया? पॉलिस्टर पॉलीमर। और इसमें पॉलिस्टर की बोले बिकॉज इसमें ईस्टर लिंकेज है, C डबल अल्काइल ग्रुप है, एरोमेटिक रिंग है और C डबल बॉन्ड O फिर अल्काइल ग्रुप, तो ये R C डबल बॉन्ड O R वाला केस हो गया, ईस्टर ग्रुप हो गया, तो पॉलिस्टर पॉलीमर बन गया। और विद एलिमिनेशन ऑफ -2n H2O 2n वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? एलिमिनेट हो जाएगा। कैसे हुआ? ये वाला OH और H दोनों वाटर मॉलिक्यूल हट गया तो क्या बचा? CO और O, CO और इनके बीच में लिंक आया। सिमिलरली यहाँ पे जो H है और जब ये मोनोमर को और ऐड करेंगे वहां का जो OH और H जो रहेगा वो एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल, 2n वाटर मॉलिक्यूल आ जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो जब बाइफंक्शनल मोनोमर को यूज करते तो लीनियर चेन का पॉलीमर में मिलेगा। जब पॉलीफंक्शनल मोनोमर्स को यूज किया जाता है यानी कि मोर देन
टू मोर देन टू फंक्शनल ग्रुप होने वाले प्रेजेंट रहने वाले मोनोमर्स को जब यूज करेंगे उस समय क्या मिलेगा, क्रॉस लिंक पॉलीमर मिलेगा। उसके लिए भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। सेम बेंजोइल पेरोक्साइड में ले रहा हूं, समझो इधर सी कार्बोक्सिल ग्रुप यहाँ पे और यहाँ पे है, समझो ऐसे n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हम डाइकार्बोक्सिलिक एसिड ले लिए, प्लस अभी हम लोग क्या करेंगे, 3OH ग्रुप प्रेजेंट करने वाला मोनोमर लेंगे, अनदर मोनोमर OH CH2 CH OH CH2 OH। तो इस केस में कैसे होगा, सिमिलरली यहाँ पे जो OH है और यहाँ पे जो मोनोमर ऐड होगा ये वाला, वो उसके साथ जो H रहेगा, जो H हाइड्रोजन रहेगा वो एलिमिनेट हो जाएगा वाटर मॉलिक्यूल, और यहाँ पे जो H है और ये वाला जो H रहेगा एलिमिनेट हो जाएगा। तो पहले बना लेते हैं एक्चुअली इनका प्रिपरेशन मेथड कैसे होता है, ये पॉलीमर कैसे बनता है। तो मैंने क्या किया, एक विद COO बचेगा, OH हट गया, ये वाला रिमूव, ये हाइड्रोजन रिमूव, तो क्या होगा, ये दोनों H2 हो गया, तो बचेगा O CH2 CH, नीचे OH है CH2 OH। OH ने यहाँ पे H नहीं आएगा बिकॉज अनदर मोनोमर जब ऐड करेंगे तो H और ये वाला जो H है वो एलिमिनेट हो जाएगा, बराबर, तो बॉन्ड बना देंगे। सिमिलरली यहाँ पे तो क्या बचेगा, ओनली CO बचेगा, बॉन्ड, ठीक है। अभी और जब चेन और बनते जाएगा, और एक चेन में लिखता हूं क्रॉस लिंक, मैंने बोला ना कि क्रॉस लिंक पॉलीमर बनेगा, इसमें कैसे बनेगा, CO इधर भी CO रहेगा बिकॉज वाटर मॉलिक्यूल क्या हुआ, एलिमिनेट हुआ है OH और H मिलके, और ऑक्सीजन विद CH2 CH, इधर OH CH2O, बराबर, इधर एक वाटर मॉलिक्यूल, यहां से वाटर मॉलिक्यूल हट गया, बराबर, ये OH और H वाटर मॉलिक्यूल, और यहाँ का बीच वाला जो OH और जो H है वाटर मॉलिक्यूल हट गया। अब इधर भी क्या होगा, एक वाटर मॉलिक्यूल हट जाएगा, कैसे, ये वाला OH और H पूरा H2 बन गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक ऑक्सीजन बच जाएगा और दोनों चेन के बीच में क्रॉस लिंक बन जाएगा। तो यहाँ पे एक्चुअली कितना वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो रहा है, OH और H एक वाटर मॉलिक्यूल हो गया, इधर OH और यहाँ का OH एक वाटर मॉलिक्यूल हो गया, और ये वाला OH अनदर चेन का OH वहां पे एक वाटर मॉलिक्यूल, तो कितना टोटल 3, तो 2n-1 वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, 2n-1 H2O, ऑड नंबर, दो मोनोमर यूज किया तो कितना हो जाएगा, 2 to the 4, 4-1 3, तो 3 H2 मॉलिक्यूल एलिमिनेट हुआ है। कैसे, OH और H एक वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ का OH और H एक वाटर मॉलिक्यूल, और ये जो OH है यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल, तो यहाँ पे अपना कंडेंसेशन स्लिप ग्रुप पॉलीमराइजेशन प्रोसेस खत्म होता है। इसमें जिसमें बायफंक्शनल मोनोमर रहेगा वो उससे लीनियर चेन बनेगा, और जो पॉलीफंक्शनल मोनोमर को यूज करके जो पॉलीमर बनाएंगे तो वो कौन सा रहेगा, क्रॉस लिंक पॉलीमर फॉर्म होगा। तो यहाँ पे अपना मैकेनिज्म है वो पूरा खत्म हो जाता है। इस सेशन में बस इतना ही पढ़ लेते हैं, और नेक्स्ट सेशन में जो रहेगा अपना प्रिपरेशन मेथड्स रहेगा सम इंपॉर्टेंट पॉलीमर्स का। तब तक के लिए बाय।